प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति शास्त्र का सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए आपका जो मॉडल पेपर ऑफिशियली जारी किया गया है बोर्ड द्वारा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पीडीएफ का जो पासवर्ड मैं बताऊंगा उस इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्किप ना करें वीडियो को, ताकि आपसे पासवर्ड छूटे ना। फिर आप कमेंट करते रहते हो कि सर हमारे को पासवर्ड नहीं मिला, क्योंकि आप स्किप कर देते हैं। तो स्किप ना करें, आराम से देख लें, आपको पासवर्ड मिलेगा, साथ साथ में ये पूरा सॉल्यूशन और ये पूरा मॉडल पेपर आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो था ये आपका चरम बिंदु था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि जो थी वो 1914 से 1918 तक थी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा जो है वो यूरो है। ठीक है, यूरोप की मुद्रा यूरो है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश था। ये बिल्कुल सही है। और आपके जो सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं उसमें इंग्लिश शामिल है। इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन है, फिजिक्स का कंप्लीट कर दिया है मैंने, केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर दिया है, और पॉलिटिकल साइंस का भी आप देख रहे हैं। इसके बाद में और जो विषय हैं उनके सॉल्यूशंस अपलोड किए जाएंगे। आप चैनल पे सावधानी से बने रहें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो संविधान है वो कब बना? बनने की बात हो रही है तो ये 1949 26 नवंबर में बना था, लेकिन लागू जो इसको किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेंटागन क्या है? पेंटागन गन जो है अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय जो है पेंटागन में, एक्चुअली पेंटागन नहीं है, पेंटागन में अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय है। पेंटागन एक जगह है जैसे हमारा दिल्ली है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स अर्धवार्षिक के या वार्षिक जो भी परीक्षाएं आपकी हो रही हैं होने वाली हैं उनके पेपर्स को सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर आप भेज सकते हैं। ये नंबर है, इस पे और कोई भी मैसेज ना करें, एक्स्ट्रा मैसेज ना करें, और आप पीडीएफ बना करके सेंड कर सकते हैं या साफ फोटो हमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ध्यान रखना है। और पहला जो पासवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करिए। पहला पासवर्ड जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 15, केवल 15 डालना है आपको। इसके बाद में आगे 3 स्टेप में आपको पासवर्ड बताऊंगा। पहला पासवर्ड बता चुका हूँ, उसके बाद में 2 बार और बताऊंगा, और इन पासवर्ड को डाल देना, आपका पीडीएफ जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो 15 है पहला डिजिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वही आपका इंग्लिश वर्जन है। वाज द क्लाइमेक्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार? तो क्यूबा मिसाइल्स क्राइसिस जो थी ये थी आपका इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। पीरियोडिक पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार आप सभी को पता है 1914 से 1918। यूरोपियन यूनियन करेंसी यूरो है। और फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड इन लैंग्वेज बेसिस तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड ऑन 26 नवंबर 1949। उसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट इज पेंटागन? पेंटागन इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पर लिखा है आपका, हिंदी में नहीं लिखा हुआ था ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके जितने भी मॉडल पेपर्स 2022 के जारी किए गए हैं वो, और जो भी हमारे पास अर्धवार्षिक परीक्षाएं के पेपर जो भेजे गए हैं उनके सॉल्यूशंस हम बना रहे हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका है रिक्स्थानों की पूर्ति करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन है, वार्सो पैक्ट था इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, सार्क के सदस्य जो है ये आपके कितनी है सदस्यों की संख्या? तो 8 संख्या है सदस्यों की। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो इसमें आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, अभी लेटेस्ट अफगानिस्तान शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो। ये बहुत क्वेश्चन कॉमन आ रहा है, यूपी बोर्ड में मैंने इसको सॉल्व कराया, राजस्थान बोर्ड में मैंने इसको सॉल्व करवाया। कई सारे क्वेश्चंस जो है आपका, क्योंकि सीबीएसई सब जगह लागू हो चुका है, एनसीईआरटी सब जगह लागू हो चुका है, और सारी की बुक्स एक सेम है, तो इसीलिए जो पेपर है वो भी अच्छे बन रहे हैं और सभी के एक जैसे बन रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन मिल रहे हैं। और जो क्वेश्चन, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक बात आपको कह दूं, किसी भी बोर्ड का आपको मॉडल पेपर अगर मिलता है 2022 का तो उसको पढ़ लेना, आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है प्रथम, जो अभी मैंने बताया रियो डी जनेरियो में हुआ था। और ये आपका जो इसमें एक लड़की ने भाषण दिया था, 5 मिनट का उसका भाषण था, केवल एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण के ऊपर, और उसका काफ़ी नाम फेमस हुआ। उसका नाम आप और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सुजुकी नाम था उसका। उसके बाद में यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, यूएसए में है, यहाँ पे खालिस्तान में आ जाएगा आपका। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या जो है 562 थी।
उसके बाद में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जो है आपका आंसर आ जाएगा। आगे है चकमा शरणार्थी जो है वो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको चटगांव या चिटागोंग बोलते हैं, देश से आए थे। ठीक है, अब पूर्वी पाकिस्तान था पहले, अब चिटागोंग के नाम से प्रसिद्ध है। इसके ऊपर एक चिटागोंग के नाम से एक मूवी बनी है, आप देखोगे तो शायद आपको कुछ मिले उसमें। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है फिलिप्स का, तो वही है जो चीज़ मैंने यहाँ पे हिंदी में बताया। वर्सा पैक्ट है, फिर उसके बाद में 8 आपको लिख देना है। आपको संख्या पूछिए राष्ट्रों की। रियो डी जनेरियो जो है आपका न्यूयॉर्क में मुख्यालय जो है आपका क्वार्टर यूनिसेफ का। उसके अलावा जो आपके स्टेट्स जो है प्रिंसली वो 562 है। इसके बाद में टोटल रिवोल्यूशन कॉल्ड जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था, और इसमें चकमा रिफ्यूजी कहाँ से, चिटागोंग यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान से आए थे। ये हो गया। अभी वो बांग्लादेश भी उसके आसपास में ही है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेशी भी बोलते चिटागोंग। अब इसके बाद में एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति कैसी होगी, तो एक ध्रुवीय हो गई थी, एक ध्रुव व्यवस्था लागू हो गई थी विश्व की। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका हैग में, और हैग जो है न्यूयॉर्क में है, और ये शांति महल, पीस महल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो 25 अक्टूबर सन 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में हुए थे। ठीक है, ये कोई फिक्स डेट नहीं होता चुनाव का कि आज ही हो जाएगा। चुनाव जो होते हैं वो प्रथम आम चुनाव की बात हो रही है, तो ये बीच डेट में हुआ था। तो हम इस तरह से लिख देंगे इसका। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री का नाम सभी को ज्ञात होगा। इसके बाद में भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं, आप कैसे भी आंख मूंद के भी लिख सकते हो। तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है, बहुत सारे हैं, उनको आप लिख सकते हैं नाम। इसी का जो अभी इंग्लिश वर्जन हम देखेंगे, इसमें फ पार्ट में आ गया है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 25 जनवरी सन 1950 को। उसके बाद ही आपके चुनाव कराए गए थे 51 में। उसके बाद में आरटीआई का फुल फॉर्म सभी को पता, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है वो होता है, ये इसको हिंदी में सूचना का अधिकार कहते हैं। और इसके बाद में आपका जो इंग्लिश वर्जन है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज़ बिकम यूनिपोलर। ठीक है, एक ध्रुवीय हो गई थी। और मैंने बताया जैसे कि हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस वो है आपका हैग में, जो कि नीदरलैंड में है, जिसको पीस पैलेस या शांति महल बोला जाता है। उसके बाद में वैन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड, तो मैंने बताया 25 अक्टूबर 1951 से लेके और 21 फरवरी 1952 के बीच में ये जो है करवाए गए थे। मतलब इस सर्दियों से शुरू हुए थे और सर्दियों में ही ख़त्म हो गए थे, मतलब 3-4 महीनों के बीच में। इसके बाद जय जवान जय किसान का नारा सभी को पता है, लाल बहादुर शास्त्री हैं। और राइट द नेम ऑफ 4 नेबर कंट्री, आप कोई भी लिख सकते हैं, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका भी आपका एक तरह से क्या है, नेबरहुड कंट्री में ही आ गया, उसके आसपास तो कोई नहीं है, हम ही हैं। और उसके बाद में व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन वो वाज फॉर्म्ड, तो ये है 25 जनवरी 1950। और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, आरटीआई पूछा है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, बाकी ये एक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप एक्ट भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सत्य असत्य की जांच करनी है, तो शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी, बिल्कुल सत्य वचन है। अभी अभी हमने क्वेश्चन में इसका आंसर भी दिया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, ये भी सत्य है आपका। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपसे, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई, नहीं, बिल्कुल बाधित नहीं हुई, इससे तो बहुत अच्छा हुआ बल्कि ये। और विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में की गई थी, तो ये भी गलत है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, इराक युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सत्य वचन है, ये बहुत ही कम मिलेगा आपको इसकी जानकारी। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, तो ये सत्य है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ आपको ट्रू फॉल्स इंग्लिश वाले हिंदी वाले कर लेंगे, पहला आपका ट्रू हो जाएगा, दूसरा भी ट्रू, और तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, और लास्ट के दोनों ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रू इनको कर लेना। आंसर्स तो मैं आपको सारे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए दूंगा, तो शांति से बैठे रहिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपका कोई भी इसमें नुकसान ना हो पाए। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि कॉलम अ से कॉलम ब को मिला देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाटो की स्थापना जो है 1949, बी ऑप्शन से मैच कर देंगे। आसियान की स्थापना 1967 से, आप इसको मैच कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो पूछा गया आपसे,
वोल्शेविक क्रांति जो है ये है आपकी 1917 की। उसके बाद में भारत और चीन युद्ध, सभी को याद होगा ये आंकड़ा, भारत और चीन 1956, ठीक है। उसके बाद में सॉरी 1956 नहीं, ये आपका 1962, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, बांग्लादेश निर्माण, बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था वो होता 1971 में, ठीक है। और इसके बाद में आपका लास्ट जो है छठा, राज्य पूर्ण गठन अधिनियम 1956, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से आपको ये मैच कर देने थे। इसी को इंग्लिश में भी यहाँ पे आप मैच करेंगे, सेम टू सेम है, वही चीज़ है, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, मैंने बताया जैसे कि आपको पासवर्ड में वीडियो में बताऊंगा, एक पासवर्ड में बता चुका हूँ, अगले पासवर्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं और मैं जल्दी उस पासवर्ड को बताऊंगा, बहुत ध्यान रखना आपको। यहाँ पर पूछा गया शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है, और दूसरा इसी का और पार्ट है, शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो आप दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम जो है शीत युद्ध किसे कहते हैं, हम उसको शीत युद्ध कहते हैं। और इसका इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों दिया गया है, ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश में याद करेंगे वो हिंदी में पढ़ लेंगे तो बेहतरीन तरीके से उनको याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर आपको एक साथ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है, या तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। तो अथवा वाला हमने किया है। 1962 के क्यूबा संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में आए परिवर्तनों को तनाव शैथिल्य या दितांत यानी डेनेट का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, इस वाले और पार्ट का हमने आंसर दिया है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेगमनी शब्द की जड़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, या फिर नाटो का पूरा नाम आपको बताना है। तो सबसे इजी था नाटो का नाम बताना। नाटो जो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शिमला समझौता कब हुआ, केवल इतना ही पूछा है। 2 जुलाई 1972 को ये एग्रीमेंट किया गया था। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें एक और चीज़ है, सार्क के सदस्य देशों के नाम आपको लिखने हैं, तो इजी थे, ये नाम याद भी थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में निशस्त्रीकरण से क्या आशय है, ये आपको बताना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, और सुरक्षा से क्या आशय, ये भी आपको बताना है। तो दोनों में से कोई भी बता सकते हैं। जैसे निशस्त्रीकरण को हम डिस्क्राइब करें तो क्या होगा, हथियारों को कम करने, सीमित करने या समाप्त करने का कार्य निशस्त्रीकरण है। निशस्त्रीकरण आमतौर पर किसी देश की सेना या विशिष्ट प्रकार के हथियार को संदर्भित करता है। निशस्त्रीकरण का अर्थ अक्सर सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे कि परमाणु हथियार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए लिया जाता है। ये निशस्त्रीकरण का अर्थ यही है, ठीक है। यहीं पर इसका इंग्लिश वर्जन भी लिखा है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, वैश्वीकरण से क्या आशय है, या फिर शरणार्थी किसे कहते हैं। तो वैश्विक एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है वैश्वीकरण, जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े रहते हैं। इसका मतलब ये है, वैश्वीकरण से आशय है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये आपका वैश्वीकरण का सिंपल डेफिनेशन हो गया। लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं, या भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको बताना है। तो सुकुमार सेन थे, वो आयुक्त बने थे, ये तो हमने आपको बता दिया। और लोकतांत्रिक शासन का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन, आपने सबने पढ़ा होगा, रटा हुआ होगा, फिर भी हम इसको एक डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं तो क्या होगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें उस देश की जनता अपने शासन प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुनती है। जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को मतदान करती है और उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वही विजय होता है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, ना ही कोई राजाशाही होती है, बल्कि असली शासन तो जनता का ही होता है, जिसको चाहे उसको गिरा दे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है दल बदल से क्या आशय है, या फिर पीवी पर्स क्या है। ये दोनों चीज़ें आप आंसर देख सकते हैं। पीवी पर्स तो ये है कि जब इंदिरा गांधी का काल था उस समय के जो राजा वगैरह होते थे, तो उन लोगों को एक स्पेशल टाइप की अथॉरिटी प्राप्त थी, उसी को पीवी पर्स कहा जाता था।
और यहाँ पर जो है आपका दल बदल से क्या असर, तो किसी नेता या विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना या अन्य किसी दल में शामिल हो जाना सीधा सा है दल बदल कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ताड़ी विरोध आंदोलन कब और कहाँ शुरुआत हुआ? तो ताड़ी विरोध आंदोलन जो है ये आरबीएससी के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो ताड़ी विरोध आंदोलन जो है सन 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ऑप्शन में एनएफएफ का पूरा नाम बताना है, जो कि बहुत ही रेयरली मिलेगा, जल्दी से इसका सही नाम नहीं मिलता है। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम आपको बताने हैं। कोई भी दो क्षेत्रीय दल, तो समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है, ये सारे क्षेत्रीय दल है। और फिर इसके बाद में और ऑप्शन में उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन से संबंधित यह नारा था? तो ये द्रविड़ आंदोलन से संबंधित ये नारा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे शॉक थेरेपी के कोई तीन जो है आपको परिणाम बताने हैं। और ऑप्शन में है सोवियत संघ के विघटन की कोई तीन कारण आपको लिखने हैं। तो दोनों में तीन तीन ही चीज़ पूछा गया, क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। तो यहाँ पर जो है आप शॉक थेरेपी के बारे में हमने जो आंसर दिया है 16वें का फर्स्ट वाला इस पार्ट का आंसर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का एक अच्छा तरीका साबित नहीं हुआ है। रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट हो गई और कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई और गरीब अमीर के बीच अंतर बढ़ गया। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था समाप्त होने के कारण जो है गरीबी में वृद्धि हुई, यही शॉक थेरेपी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से नोट कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावी संगठन बनाती है? अथवा में आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है? तो यूरोपीय संघ की हम कौन सी नीति उसे प्रभावी संगठन बनाती है? तो उसके प्रभावी संगठन बनाने के कुछ कारण हैं, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। आप इन कारणों को आराम से पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, शांति से इसको पढ़ेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मूव करता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और सॉल्यूशंस आपके बहुत ज़्यादा बनाने हैं। प्रश्न नंबर 18 है, नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं? प्लानिंग का सभी को पता है, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। और नीति आयोग क्या है और समझाना है आपको। और एक बार ये क्वेश्चन मतलब लास्ट ईयर आया था, लेकिन आपके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, आप पोस्टपोन कर दिए गए थे, आपको प्रमोट कर दिया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये बार बार ये क्वेश्चन कई बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। वो होते हैं आपके पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो कि अपने देश के कोई भी पीएम हो वही होते हैं। तो अभी जो पीएम है उनका नाम आ जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पे नियोजन के उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो भारत में क्योंकि हम पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, कोई जनरल बात नहीं कर रहे थे यहाँ पे, और 3 अंकों का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो समझाना पड़ेगा। तो भारत में नियोजन के जो उद्देश्य हैं उसको हम समझाएंगे। तो इस तरह से आप उद्देश्यों को समझा सकते हैं। पॉइंट ज़्यादा इसलिए लिखे गए हैं, 3 ही पॉइंट लिखने थे आपको, ताकि आपको जो पॉइंट समझ में आए वो पॉइंट आप याद कर पाएँ। और बाई चांस अगर आप कोई 4 पॉइंटों में से 1 पॉइंट भूलते हैं, तो भी आपको 5 पॉइंटों में से एक भी भूलते हैं तो आपको भी 4 पॉइंट याद रह जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। इसका इंग्लिश वर्जन जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप नोट कर लें। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते समय पासवर्ड नंबर 2 आपको बताने जा रहा हूँ। पासवर्ड नंबर 2 है 42। ये लिखा हुआ आपके सामने, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला पासवर्ड बता चुका हूँ, दूसरा पासवर्ड ये रहा। अब तीसरा पासवर्ड हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है आपका 19, आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था? ये आपको बताना है। या फिर और है, भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल किस तरह असर मतलब आपातकाल का किस तरह असर हुआ, ये आपको लिखना है। तो हमने अथवा वाला पार्ट कर दिया इसका। ठीक है, आपातकाल का असर क्या हुआ। यहाँ पे आपातकाल का जो असर है वो बहुत ही जो है उसके प्रमुख प्रभाव के हमने मतलब यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, क्या क्या हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ से देख लें। वीडियो को पॉज करिए एक बार और आराम से शांति से थोड़ा सा पढ़ लें, ताकि आपको समझ में आ जाए। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा नीचे।
तो यहाँ पर जो है आपातकाल का ये है, और इसका इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो वो ये आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव कर रहे हैं। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण से दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे वो आपको समझाने हैं। या फिर और ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब प्रासंगिक हो गया है, इसकी समीक्षा आपको करनी है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, ठीक है, इररिलेवेंट रिव्यू हो गया इसका। तो यहाँ पर हमने इसको, आपका सब जो शीत युद्ध है हथियारों की होड़ वाला, इसको हमने किया है यहाँ पे सॉल्यूशन। तो आप इस सॉल्यूशन को यहाँ से पूरा का पूरा आराम से वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का इंग्लिश जो मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ से अपने आंसर को कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है 21 नंबर में, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की कार्यपद्धति को समझाइए अथवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिख करके बताइए कि आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों है। तो सबसे हमने इसका जो आंसर किया ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के नाम, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और इसको ध्यान भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्या। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों ही मैं आपको बताऊंगा आंसर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 21 नंबर, इसका जो उसके 6 अंग थे, जो कि एक साधारण सभा या महासभा के नाम से जाना जाता था, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। 6 जो मुख्य अंग थे अंतर्राष्ट्रीय यूएनए के। और इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो मेरी दृष्टि से है उसको मैंने समझाने की कोशिश की है, जो कि आपका वो है आपका सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है, जिसको विस्तार से समझाया गया है। यहाँ पे लिख दिया है कि ये सुरक्षा परिषद क्या है, किससे गठित हुआ है, ठीक है। ये पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं यहाँ बतानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका बड़ा है, तो क्वेश्चन बड़े के हिसाब से बड़ा आंसर भी होना चाहिए। और सुरक्षा परिषद के कार्य अगर पूछता है, कभी कभी क्या होता है सुरक्षा परिषद के डायरेक्ट का पूछता है कि 6 अंगों के नाम बताइए और सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए, तो आपको कार्य बताने होंगे। तो ये तो हो गया क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसकी खासियत है, मैंने बता दिया। और सुरक्षा परिषद के ये कार्य हैं जिसकी वजह से ये महत्वपूर्ण है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सुरक्षा परिषद के कार्य आप इस तरह से विवरण दे सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 6 पॉइंट लिखे हैं मैंने। और इसी का जो इंग्लिश वर्जन है, जो दोस्त इंग्लिश में चाहते थे इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन आर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टशिप काउंसिल, उसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरीट। तो ये 6 आपके उसके अंग हैं। और इन अंगों को आपको बताना नहीं है, केवल इसमें से वही अंग बताना है जिसका आप इंपॉर्टेंस ज़्यादा समझते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम इसका अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके क्यों अंग है, ये क्यों इम्पोर्टेंस है, तो ये भी मैंने जैसे हिंदी में लिखा है, अगर आप हिंदी में पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश वाले जो लैंग्वेज है आप जब पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको मैं बोलूँगा कि एक बार हिंदी में क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ ले, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने में सहायता मिल पाए, हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं, आप यहाँ 4 नंबर तक इसका आंसर कंप्लीट होगा। ये है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्यों एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या आपको कर देनी है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की हम क्या करेंगे, सिफारिशों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। और दूसरा इसमें ऑप्शन है एक और, कि एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये आपको लिखना है। तो मैंने तो ये वाला ना करके ये वाला कर दिया, पूर्ण राज्य गठन आयोग के प्रमुख कार्य और सिफारिशों की व्याख्या। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड का भी मैंने अभी पॉलिटिकल साइंस अभी भी डाला है जस्ट, आपने अगर आप चैनल पे एक्टिव होंगे तो आपको पता होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस 2022 के लिए। तो इसी क्वेश्चन को मैंने आपके लिए भी किया, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि राज्य का पुनर्गठन का मतलब क्या था, कि भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उन दिनों जो है राज्यों का पूर्ण गठन करने की जब बात हुई थी, तो वहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी खेली गई थी, और वो पॉलिटिक्स बहुत भारी साबित हुआ देश के लिए। और जो पूरे का पूरा जो हिंदुस्तान है वो भाषाई समूह में बटा, यानी कि जो सीमाएं खींची गई वो भाषा के रूप में खींची गई। और जैसा कि आपने एमसीक्यू देखा था कि भाषा के रूप में सबसे पहला जो आपका राज्य है वो कौन घोषित हुआ था। तो इस तरह से इस एक गठन मतलब एक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन की स्थापना की गई थी, जो 1953 में की गई थी। और इसका अस्तित्व जो है 1956 में आया था, लेकिन स्थापना जो है इसकी 53 में की गई थी। तो आपको ये थोड़ा सा भूलना नहीं है, यह
3 साल का अंतर है दोनों में। जो ये इसका पूर्ण गठन तो 1953 में, लेकिन इसको लागू जब किया गया था तो 1956 हो चुका था। आप ऊपर जब मैचिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे 1956 मिलेगा ऑप्शन में, तो उससे हमने मिलाया है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये यहाँ पे 53 लिखा है, वहाँ पे 56 लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं, आंसर दोनों ही हैं। एक में ये बना था, स्थापना हुई थी, और एक में इसको लागू किया गया था। तो 56 में लागू किया गया था और 53 में बना था। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से यही चीज़ बताई गई है कि स्वतंत्रता के बाद में, मतलब पहले प्रांत जो थे वो सब अस्त व्यस्त थे, मतलब ढंग से नहीं थे, और केवल प्रशासनिक सुविधा थी। इसलिए कांग्रेस ने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सत्ता थी, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक वादा कर दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संघ की इकाइयों को पुनर्गठित गठित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, और वो गठन 1953 में हुआ, और उस गठन के बाद में जब उसको अमल में लाया गया तो 1956 हो चुका था। और फिर क्योंकि ये इतना आसान नहीं था कि आपने कुछ बोल दिया और वो आसानी से हो जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने भी इसमें अपनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने इसका विरोध भी किया, कई लोगों ने माना, नहीं माना, इसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन बस इसमें आपको इतना ही लिखना है कि इस हिस्से के आधार पर जो राज्यों का गठन करने के लिए आंदोलन शुरू हो गए, कहिए कि देश में भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा था। इन संघर्षों ने बाध्य होकर के केंद्र सरकार ने सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया बनाया है, ठीक है। और इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना था। तो इसका क्या काम था कि उसकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक लगेंगी, ये चीज़ उसको बताया गया। अब इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पूर्ण गठन अधिनियम पास हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेशली कि 1956 में इसको पास किया गया। बना तो ये 53 में था, लेकिन पास, क्योंकि कोई भी कानून बन तो जाता है लेकिन वो लागू कब से होता है वही उसका मेन इम्पैक्ट है। तो बना कब था, लागू कब हुआ था, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, जैसे कि हमने देखा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपके एमसीक्यूज में भी देखेंगे आप, कि वहाँ पर मैंने बताया है कि आपका संविधान कब बना और कब लागू हुआ, वो अलग चीज़ है। और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उस समय की बात है। बाद में कई राज्यों का निर्माण भी भाषा के आधार पर ही किया गया। मतलब ये भाषा वाला जो एक अधिनियम कांग्रेस ने खेला था, या फिर रूल खेला था, या फिर जो भी अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए जो भी दाव खेला था, वो सही साबित हुआ। और आज तक अभी प्रांत जो है भाषा के चक्रों में उलझे हुए हैं और भाषाई प्रांत हो चुके हैं, ठीक है। अब ये इसका इंग्लिश वर्जन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन। तो मैं अभी ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत जहाँ समझाने की आवश्यकता थी मैंने समझा दी। और ये इसका पूरा का पूरा इंग्लिश वर्जन है। इसको थोड़ा सा पॉज करें, रोकें, और उसके बाद में आप इसको पढ़ लें, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन है। इसका इंग्लिश वर्जन मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊंगा, यहाँ पर ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ तक हो जाएगा। हिंदी में जिसने इसको पढ़ लिया उसको इंग्लिश आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि उनको आसानी से समझ में आ पाए। यहाँ पे आपको दो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भारत की परमाणु नीति और गुट निरपेक्षता की नीति, दोनों पे आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। या फिर आप कर सकते हैं और पार्ट जो मैंने किया है, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए आपको ये समझाना है। तो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। एक तो नेहरू जी सरकार के काल में गुटनिरपेक्षता थी, उसके वजह से हुआ। इंदिरा गांधी थी, वो भी, मतलब यहाँ पे क्या पूरा पॉलिटिकल ही चीज़ दी गई है। ऑब्वियस सी बात है, आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिक्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो उन्हीं चीज़ों को समझाया है मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट में। तो ये समझाया है मैंने कि आप इनको देख सकते हैं कि क्या जो है प्रभाव डालता है, और इसके 2 पॉइंट में फिर से आपको उन प्रभावों की थोड़ी सी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। अटल बिहारी के जो विदेशी नीति थी वो नेहरू जी की विदेशी नीति से बिल्कुल जुदा होकर के लोगों के लिए अधिक प्यारी लगने लगी, क्योंकि उसका जो स्लोगन था उनको यहाँ पे चेंज कर दिया गया था। जो स्लोगन पहले दिया गया था आपका जय जवान जय किसान, उन्होंने नारा देते हुए जय किसान जय जवान के साथ अपना नारा जो है उसको बदल दिया, और बोला कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान भी है। विज्ञान भी अपने मतलब अब इस समय बहुत ही मूल आवश्यकता हो गई है पृथ्वी पे, सभी जीवों के लिए जो जीवित है, मतलब मनुष्य के लिए। विज्ञान के बिना तो अब सब कुछ आर्टिफिशियल लगता है, कुछ भी मतलब इतना आसान नहीं है। और इसी का इंग्लिश वर्जन जो स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन से पहले उसको आप हिंदी में पढ़ लोगे तो ये पूरा का पूरा चीज़ आपको इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अंतिम पासवर्ड जो मैं बताऊंगा उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें आप। और यहाँ पर जो है ये आपके पॉइंट जो उसमें 4 दिए थे, इसमें पॉइंट हमने 6 दिए हैं।
तो इन 5-6 पॉइंटों को घबराना नहीं है कि 4 पॉइंट उसमें दिए हैं तो हिंदी में 6 पॉइंट इसमें इंग्लिश में क्यों दे दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आंसर सेटिस्फाई करते हैं उनको लिखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ नंबर कट सकते हैं आपके, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका जो अंतिम पासवर्ड था उसको आप नोट कर लें, जो मैंने आपको 2 बार बता दिया है पासवर्ड, और तीसरी बार बता रहा हूँ, पासवर्ड जो है आपका अंतिम पासवर्ड 90 है, 90, ठीक है। तो आपको केवल 90 ये वाला पासवर्ड लास्ट वाला, तो इन तीनों 3 बार मैंने पासवर्ड बताए हैं, तीनों को डाल देना 90, ठीक है, हिंदी में 90। तो ये आपके पासवर्ड का मैंने विश्लेषण दे दिया, पूरा आपको समझा दिया, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो समझाने लायक थे, जहाँ पर ज़्यादा थ्योरी थी उनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश और हिंदी वर्जन में मैंने दिया है तो आपको आसानी होगी। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया है कि आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम या अर्धवार्षिक के पेपर्स या फिर वार्षिक जब परीक्षाएं हो जाएंगी उनके सॉल्यूशंस चाहेंगे तो आप इस नंबर पे हमें अपना पेपर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनाई गई है ऑलरेडी पहले से ही है, वहाँ पे पहले के भी क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे और अभी जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। ये हमारा चैनल है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे नहीं, अब तक तो कर भी दिया होगा। और जैसा मैंने बताया कि आपके जो फ्रेंड होते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट का वीडियो है तो वो दूसरे को रेफ़र ना करे, दूसरे को रेफ़र कर सकता है कि आपको इस चैनल पे दूसरे आपके सब्जेक्ट के आंसर भी मिल जाएंगे, तो आप इस तरह से उनको रेफ़र कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक टेलीग्राम जो भी आप यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को होप की सारी सारी जो आंसर हैं जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई होगी। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बाकी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस अभी बनाए जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, आपके सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए जाएंगे समय अनुसार। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।